हेलो बच्चों, दिस इज मोनिका और आप सबका स्वागत है मैथ्स फन में। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस में। एंड इस वीडियो में हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सीबीएसई ने 2 टाइप्स के सैंपल पेपर डाले हैं, एक स्टैंडर्ड है एंड दूसरा बेसिक है। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व करें विद फुल एक्सप्लेनेशन, और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें बहुत ट्रिक्स भी यूज हुई हैं, तो आपको पूरा देखने की जरूरत है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस पेपर को खुद से सॉल्व करें एक बार, और जब ये पेपर सॉल्व कर लें तो आप फिर ये वीडियो देखिएगा, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये सैंपल पेपर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सब भी मेरे साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगी आपको भी वो सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी इंस्ट्रक्शंस देखनी चाहिए। तो पहले क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स हैं, A, B, C, राइट। तो एंड सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स ईच, एंड एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। आपको कोई भी 16 जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, सेक्शन बी ऑल्सो कंटेन द 20 क्वेश्चन, और इसमें से आपको सिर्फ 16 जो आपको आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में भी सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स जो 2 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी। तो एक जो केस स्टडी है उसमें 5 क्वेश्चंस है, एंड जो सेकंड है केस स्टडी उसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आर 10, राइट। तो उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट केस में आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, एंड सेकंड केस में भी आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो 2 केसेस है, इसमें भी आप 4 कर सकते हैं, इसमें भी 4 कर सकते हैं, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स। तो पहले यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, एंड सो ऑन। तो इसमें हम चूज कर लेते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट विथ 2 3 5 7। ओके, तो ये प्राइम नंबर है। एंड कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत इजी तरीका है, अगर आप प्राइम आपको पता है तो आपको कंपोजिट भी पता चल जाएंगे, क्योंकि जो प्राइम नहीं नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होंगे। ओके, तो 1 को तो छोड़ दीजिए, राइट, अभी मैं बताऊंगी क्यों। तो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 6 8 एंड 9, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर है। एंड 1 क्या है? 1 इज अ यूनिक नंबर। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, राइट। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद ही नंबर होता है और दूसरा 1 होता है। तो 1 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 1 प्राइम तो है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। और ये कंपोजिट भी नहीं है बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए यूनिक नंबर है, तो इसे आप कभी भी काउंट मत करिएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो अब हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सो 2 and 4 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 2 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 and 1, एंड 4 के 2 into 2। सो 2 to the power 1 and 2 to the power 2। सो एलसीएम क्या होगा इसका? 2 to the power 1, okay, lowest common multiple, and HCF is highest common factor, so that will be
सॉरी, इसका जो एलसीएम होगा ये होगा 2 to the power 2 and HCF is 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So LCM will be 4 and HCF will be 2. राइट तो अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ का. तो मतलब इनको हमको डिवाइड कर देना है. तो 4/2 इज 2/1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस 5x plus 7y equals to 3 and 15x plus 2y equals to k coincide is. तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, हमें दो लाइन दी गई हैं. 5x plus 7y equals to 3 and 15x plus 21y equals to k. okay and condition क्या दी है, both lines are coincide. तो coincide means क्या होता है कि दो लाइन है, एक लाइन ये है एंड एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन coincide है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. राइट तो कंक्लूजन इज दिस, पहली लाइन ये है और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर है. ओके तो ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है. सो दिस इज द कंक्लूजन. अगर पहली लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है. राइट तो इसके लिए हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों है, बिकॉज ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पे कट करती है, टच करती है, वो सारे ही उसके सॉल्यूशन होते हैं. तो ये पूरी ही से ओवरलैप कर रही है, तो इट्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इसकी कंडीशन क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 equals to c1/c2. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे a1 क्या है एंड b1 क्या है. a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. राइट तो a1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/15 इक्वल्स टू 7/21 एंड 3/k. ओके तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कोई से भी दो पेयर ले सकते हैं, या तो हम इसको इसके इक्वल रख लें या इसको इसके इक्वल. तो मैं इसको इसके इक्वल लिख रही हूँ. 7/21 इक्वल्स टू 3/k. राइट तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 multiplied by k equals to 21 multiplied by 3. So value of k will be 21 multiplied by 3 divided by 7, 3 and 9. Okay, so value of k is 9. So which option is correct? A option is correct. Question number third is, a girl walks 200 meters towards east and then 150 towards north. The distance of the girl from the starting point is. तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं. अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज बिना डायरेक्शन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बिना डायरेक्शन मीन्स आप ये पूरा चार्ट ना बनाएं तो भी ये हो जाता है. तो इट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. राइट सो गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो गर्ल 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके तो ये है 200 मीटर and then 150 meter towards north. It is 150 meter.
So the distance of the girl from the starting point, this is the starting point, this is origin, राइट तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट तो ये क्या, ये कौन सा एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट तो अब हम ये निकालेंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे 150 होल स्क्वायर प्लस 200 होल स्क्वायर, ओके सो 150 का स्क्वायर, सी अगर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है 15 का स्क्वायर करिए, तो ये एक ट्रिक है, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर आप विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, सी अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 5 से 25, ये आप लिखिए, एंड देन 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर से, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 1 का 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ओके सो स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, एंड यहाँ पे एक जीरो है, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 की जगह यहाँ पे अब 4 जीरो आएंगे, तो इसका टोटल क्या होगा 625 1, तो दिस इज द वैल्यू। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज की जो हमने वैल्यू निकाली है, इस ये अंडर रूट जाएगा इसका, राइट तो ये किसका स्क्वायर है, यस थिंक अबाउट इट, 250 मीटर, ओके तो इस ट्रिक से भी आप ये कर सकते हैं, जैसे 625 है तो ये देखिए ये यूनिट डिजिट, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है ये है 25, तो जिसका ये स्क्वायर होगा उसकी जो यूनिट डिजिट है उसमें 5 होगा, एंड 6 है, मीन्स 6 को हम 6 मिलने के लिए हम किस दो नंबरों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कंसेक्यूटिव हो, सो दैट इज 3 and 2, राइट सो स्मॉलेस्ट नंबर वी विल टेक हियर फर्स्ट, ओके तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है उसी अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर 5 5 is 25, and what is the next number of 2, that is 3, so 3 multiplied by 2 6, so it is the square of 25, और यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर 100 है, तो ये इसका अंडर रूट जो इसका हटेगा तो सिर्फ एक जीरो रहेगा, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, बी। Now fourth question. The length of the diagonal of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of the rhombus. Okay, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको rhombus की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ओके सो रोम्बस की प्रॉपर्टी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो उससे नहीं, बस इसकी प्रॉपर्टी पता होगी तो आप बहुत कम टाइम से मैं इसको कर सकते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके एंड दीज आर डायगोनल्स, दिस, okay so diagonals bisect each other, okay bisect each other at 90 degree, okay so all angles are 90 degree, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है, तो हमें इसकी डायगोनल गिवन है, सो d1 इक्वल्स टू 24, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसकी सारी गिवन चीजें लिख लेनी चाहिए, तो आपको एक क्लियर रहती है पिक्चर कि आपको इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, राइट एंड फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। सी तो यहाँ पे मैं एल्टीट्यूड को मेंशन कर रही हूँ h, बिकॉज एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, राइट तो वो एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है फ्रंट वाली साइड पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक ट्राइंगल से एक्सप्लेन करती हूँ, ट्राइंगल है तो अगर यहाँ टॉप से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है तो ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है,
राइट, और यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड परपेंडिकुलर है। तो अब इस केस में हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम यहाँ से टॉप से लेंगे, ओके, एंड सीधे ये एल्टीट्यूड है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि एल्टीट्यूड 90 डिग्री फॉर्म करता है एंड इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, राइट। तो इसको मैंने नाम दे दिया है h। अब देखिए सिर्फ डायगोनल से हम हाइट कैसे फाइंड करें? तो डायगोनल अगर दिया है तो ये डायगोनल इट मींस यहाँ पे हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। पढ़ा होगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ओके, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है बिकॉज इसमें डायगोनल दी हुई है और ये रोम्बस है, तो आपको इसमें एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, और एरिया ऑफ रोम्बस देयर इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो वो क्या होगा? बेस इंटू हाइट। ओके, है ए बी जो हमें नहीं पता है और इसकी हाइट क्या है? h है। ओके, तो देखिए अब एरिया है, यहाँ पे एरिया है तो हमें ये दोनों फॉर्मूले लेने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ए बी भी हमें नहीं पता है। ये जो ए बी है ये हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सी हम सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ओके, तो ये 90 डिग्री है एंड ये डिस्टेंस कितनी होगी? ओके, एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर एंड सेकंड डायगोनल इज ऑफ 32 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। तो ये होगा 12 एंड ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी 16, राइट। ओके, तो अब ये क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूस नाउ। सो अब यहाँ पे हम इजीली फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस। सो ए बी स्क्वायर, या हम ऐसे कह लेते हैं, सॉरी, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट लगा लेते हैं क्योंकि बाद में तो हमें लगाना ही है। तो 12 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर, so 12 square will be 144 and 16 square will be 256। तो इसका सम क्या आएगा? 400 अंडर रूट 400, सो 20 सेंटीमीटर। ओके, सो ए बी की क्या लेंथ आई है? 20 सेंटीमीटर, दिस ए बी। तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट एंड ये हाफ रहेगा। अब देखिए हमें डायगोनल भी पता है, 24 इंटू 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 इंटू एच। तो अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास एच अननोन है, तो इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एच क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 32 20। ओके, तो मैंने ये लास्ट में मैंने अभी कुछ भी यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है बिकॉज मैं लास्ट में कर रही हूँ। सो 2 1 2, 2 2 4। ओके, तो ये भी आगे हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। 10, राइट, सो इट विल बी 19.2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question number 5. The two fair coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? Right? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो कॉइन्स की, राइट। तो इसके जो टोटल जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या होंगे, हम पहले उन्हें लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स, ठीक है, या तो टेल टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या हेड हेड आएगा। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स आर 4। अब देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको केयरफुली पढ़िएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड,
इट मीन्स मैक्सिमम वन हेड। मतलब ये जितनी बार हमने कॉइन टॉस करी है तो मैक्सिमम वन हेड तो आना ही चाहिए, मैक्सिमम वन हेड से ज्यादा नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? वन हेड या तो वन हेड होना चाहिए, नहीं तो वन हेड से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वन हेड है, ये चलेगा, यहाँ पे भी वन हेड है, ये भी चलेगा, और यहाँ पे कोई भी हेड नहीं, ये भी चलेगा। बट हम ये नहीं ले सकते हैं बिकॉज इसमें साफ लिखा है एट द मोस्ट वन हेड, तो मैक्सिमम वन हेड ही चाहिए, राइट? तो दो हेड नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आर 3, राइट? सो सिंपल आपको इसके प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में रखना है। So favorable outcomes are 3 and total outcomes are 4. So answer is 3/4. A option is correct. राइट? तो ये ही क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर यहाँ पे दिया होता मिनिमम वन हेड, उस केस में मिनिमम मीन्स कि मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, अंडरस्टूड? और कम से कम एक हेड होना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा भी चलेगा, बट एक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी हेड ना हो। ओके, तो अगर यहाँ पे मिनिमम का केस होता तो हम उस केस में मिनिमम वन हेड में हम ये लेते, हम इसको भी लेते और हम ये भी लेते, बिकॉज कम से कम एक हेड चाहिए, बट एक हेड से ज्यादा भी चलेगा, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर, यहाँ पे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। So both triangles are similar. AM and PN are altitude of triangle ABC. Okay, तो altitude क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था। altitude परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, 90 डिग्री पे फॉर्म होते हैं ये। सो AM is altitude and PN also altitude. ओके, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, तो ये दोनों के एल्टीट्यूड हैं। एंड AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ square equals to 4/9. Then find AM PN. ओके, तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो रेशियो और डिवीजन सेम है, तो इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये आपने ये थ्योरम, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो इस पे बेस अगर थ्योरम आपने ढंग से पढ़ी है तो उसमें ये गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। ओके, अगर ये दोनों सिमिलर है तो उस केस में क्या होता है, इनकी साइड, दोनों ट्राइंगल की साइड्स और एल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है, स्क्वायर। ओके, तो ये है वो थ्योरम। राइट, तो इनका जो एरिया है, इसका रेशियो जो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स होती है वो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होती है। तो हमें ये बहुत इजी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की साइड्स का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, वही रेशियो इन दोनों का भी होगा, एल्टीट्यूड का भी होगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AB/PQ होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देन AB/PQ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, सो इट विल बी 2/3। सो आंसर क्या होगा, 2/3। ओके, सो दिस इज आंसर। सो ऑप्शन D is correct. Question number 7. If 2 sin square beta minus 2 cos square beta equals to 2, then beta is,
तो पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सोचना है कि ये कैसे करेंगे। जी, तो क्लास 10th में देखिए क्वेश्चन जो ये सैंपल पेपर्स के दिए गए हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपका जो मेन पेपर होगा वो होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप उसका बेसिक जरूर अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये एक आइडेंटिटी है, तो इसमें हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हम कैसे करें? बिकॉज ये साइन बीटा है, ये कॉस बीटा है, तो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम या तो कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, या साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर बीटा में, हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो मैं कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करना चाह रही हूँ, तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो सो 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज कर रही हूँ और इसके बाहर से माइनस है, तो हम जो वैल्यू रखेंगे इसे ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो मैंने बहुत बार देखा है बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये ब्रैकेट यूज ही नहीं करते, यहाँ पे माइनस लिखा और सीधे ये आइडेंटिटी लिख दी, तो उस केस में आपका आंसर गलत आएगा। कभी भी कभी भी आपको अगर माइनस साइन दिखता है किसी भी वैल्यू के अंदर और आपको चेंज कर रहे हो, तो वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। तो अब हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट ही ओपन कर रहे हैं, तो साइन इसके चेंज हो गए हैं। तो अब देखिए ये और ये दोनों सिमिलर टर्म है। ओके, ये ऐसी है लाइक 2 टॉफी प्लस 1 टॉफी इक्वल्स टू 3 टॉफी। तो यहाँ पे टॉफी क्या है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस, ओके, एंड माइनस 1 एज इट इज, देन 2, then 3 sine square beta equals to 2 plus 1, that is 3. So sine square beta equals to 3 by 3, that is 1. तो अब यहाँ पे क्या आया है हमारे सॉल्व करके, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ओके, तो अब हमें इसे साइन बीटा में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर हटा लेंगे हम यहाँ पे, अंडर रूट 1। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1। तो अब हमें ये देखना है साइन बीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब साइन 90 आता है। साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ओके, तो जब साइन 90 जब एंगल 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। इट मींस इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे साइन 90 से, तो साइन साइन कैंसिल होगा एंड द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 8, prime factors of the denominator of a rational number with the decimal expansion 4, 4, 44.123। ओके, तो ये इसमें ये पूछ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन दिस। तो इन्होंने ये गिवन है कि ये एक रैशनल नंबर है, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, राइट। तो आपको इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो ट्रिक आपको यूज करनी है जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज में भी है, राइट। तो ये क्या है, ये है, इसमें हम चेक करेंगे क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मींस इसका एंड हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है।
ओके, तो ये नॉन टर्मिनल डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनल डेसिमल है, राइट। तो इस केस में जो आपने लास्ट एक्सरसाइज करी है उसमें गिवन है कि जो नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल डेसिमल होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 and 5 होता है। ओके, तो इसमें आपको कुछ नहीं, जैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको आप सीधे से सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू बी आर। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ओके, एंड ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है पर जस्ट ओके, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये x है एंड ये y है। सो पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू a को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? टू a मीन्स कोई पॉइंट है इस एक्सिस पे जिसकी वैल्यू है a, राइट। तो हमें ये ड्रॉ करना है, इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, एंड y इक्वल्स टू b, तो ये y इक्वल्स टू b का ग्राफ है एंड ये क्या है? x इक्वल्स टू a का ग्राफ है। तो x इक्वल्स टू a मीन्स यहाँ पे y एक्सिस, ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ कैसे होगा? यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स y विल बी 0 हियर, तो हमें y एक्सिस यूज ही नहीं करना है। तो x इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, वर्टिकल। ओके, तो सेम ऐसा y इक्वल्स टू b, y पे b एक पॉइंट है तो y इक्वल्स टू b ये लाइन होगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओरिजिन क्या होता है? ये एक लाइन है, ओके, सो ओरिजिन इज 0,0 एंड द पॉइंट इज -5,6। ठीक है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सिंपल। सो डिस्टेंस, दिस इज x1 y1 x2 y2। सो x2 minus x1 -5 -0 -5 whole square plus y2 minus y1 6 minus 0 6, so 6 whole square। ओके, सो ये पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी। 5 5 are 25, 6 6 are 36, so it will become under root 61, so option B is correct। 11th question है, if a square equals to 23 by 25 then a will be, so value of a will be under root 23 by 25। so 23 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे, इसके कोई भी फैक्टर्स, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and 23, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है। और 25 ये 5 का स्क्वायर है, तो 25 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? ये पूरा फ्रैक्शन। सो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो जब भी हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज पे, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलसीएम, इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सारी गिवन चीजें एक बार लिख लेनी चाहिए, उससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मतलब एक्चुअली में आपका दिमाग तब चलता है कि हाँ हमें क्या फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है और ये मैंने लिख दिया कि मुझे फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये तो वैसे आपका एमसीक्यू है,
बट अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते तो प्रॉपर इस तरीके से आप अगर करते तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो वैल्यू ऑफ एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, x एंड 18। सो मैं ऐसे लिख रही हूँ, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ number 1 and 2 multiply SCF of these two numbers, right? So number 1 is x, number 2 is 18 and LCM is 36 and SCF is 2. So ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स जाएगा एंड 4, so answer is 4. So which option is correct? C option is correct. Question number 13. In triangle ABC, right angle at B, if पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, this is right angle triangle, बट यहाँ पे केयरफुली राइट एंगल एट बी लिखा है, तो हमें बी पर ही राइट एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री। ओके, देन इफ tan A equals to under root 3, then find the value of cos A, cos C, sin A एंड sin C। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये जो ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। बी, तो ये फर्स्ट वन इज फॉर साइन, सेकेंड वन फॉर कॉस एंड थर्ड इज फॉर टेन, राइट? तो ये क्या है, tan A, इट मीन्स ये क्या है, PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है। तो जो भी हम एंगल लेते हैं उसका जो फ्रंट का साइड है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो tan A में परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट 3, इट मीन्स ये अंडर रूट 3 है एंड बेस क्या है, 1 है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे यहीं पे, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, राइट? तो क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 3 दैट इज 4 अंडर रूट 4, सो इट इज 2। तो ये जो साइड आई है AC इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, AC इक्वल्स टू 2, राइट? तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो अब हम इजीली कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये एंगल लेंगे तो इसका बेस क्या है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2। cos C, अब हमारा एंगल चेंज हो गया है तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। सो cos C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस, इस केस में बेस क्या है, अंडर रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। एंड साइन A, फिर से A एंगल आ गया है, तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2 अगेन, एंड साइन C perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular is 1 and hypotenuse is 2, तो under root 3 by 4 and under root 3 by 4, राइट? तो ये देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों ही कैंसिल हो गए और क्या आ रहा है, 0। सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो अब यहाँ पे हम एक रफ फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे ऐसी, अभी फाइनल फिगर नहीं है, ये ABC है। तो सपोज C, ये C है, ये लार्जेस्ट एंगल है, ओके? तो हमें ये एंगल्स की वैल्यू नहीं दी है, इनके रेशियो की वैल्यू दी है। सो दैट इज 1:1:2, मीन्स एंगल C will be 2x, it will be x and it will be x, okay? क्योंकि यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट एंगल is C, तो
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स लिख दिया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एंगल्स में रेशियो दिए हैं, तो सबसे पहले आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं? आप ये जो रेशियो है इसको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करिए एंड फिर उन तीनों को आप ऐड करिए और इक्वल्स टू 180 के रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है हमें। सो एज वी नो sum of all the angles is 180 degree. So 4x equals to 180 degree. So x equals to 45 degree. Right? तो अब हमारी यानी कि ये कितना, ये 90 डिग्री है और ये दोनों 45 है। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये C है, ये A है एंड B है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, लार्जेस्ट एंगल इज C। तो जो लार्जेस्ट एंगल है मतलब जो 90 डिग्री है वो C ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। sec A is 45 डिग्री, तो sec is opposite of cos, reciprocal of cos. So cos 45 is under root 2. Then cosec B. So B is again 45. So it is reciprocal of sine. So sine 45 is 1 by root 2. तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो हम यहाँ पे सिर्फ रूट 2 लिखेंगे। Then tan A is 45 degree. So it is 1 and cot B है आपका again 45. तो it will be reciprocal of tan 45, तो 1 है तो इसका भी रेसिप्रोकल 1 होगा। तो अभी बहुत सिंपल हो गया है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रही हूँ, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस tan A is 1 and cot 45 is again 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 minus 1, तो ये कैंसिल, तो आंसर इज 0। Question number 15. The number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter and rolling a distance of 176 meter is. Okay, this is circular wheel. The made by a circular wheel of radius, इसकी radius है 0.7 meter. तो ये जो व्हील है ये जो कंप्लीट डिस्टेंस फॉलो कर रही है, ओके, जो टोटल डिस्टेंस ये फॉलो कर रही है वो है 176 मीटर टोटल डिस्टेंस। ओके, तो ये ऐसे रोल करेगी। तो ये सपोज ये पूरी डिस्टेंस है 176 मीटर। तो अब हमें फाइंड करना है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड। तो एक रिवोल्यूशन में क्या होता है? एक रिवोल्यूशन में एक राउंड लगता है। ओके, तो आप ये एज्यूम करिए, सपोज ये एक थ्रेड है, ये थ्रेड है और मैंने इसे रोल करके एक सर्कल का, एक व्हील का रूप दिया है। तो अगर मुझे इसका एक रिवोल्यूशन फाइंड करना है तो वो क्या होगा? जितनी इसकी लेंथ होगी कंप्लीट, वो इसका वो क्या होगा? वो वन रिवोल्यूशन होगा और वो इस पूरे थ्रेड की लेंथ होगी। इट मींस वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो इसके पेरीमीटर को फाइंड करके हम इसका रिवोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 पाई r। ओके, सो 2 पाई को अभी मैं पाई ही रख रही हूँ, अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ इसे, लास्ट मैं करूंगी कैलकुलेशन के टाइम पे 0.7। ओके, तो ये क्या है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ व्हील। इट मींस अगर मैं कहूँ, ये एक मैंने उससे बनाया, क्वेश्चन में लिखा नहीं है
कि कोई थ्रेड से बनाया गया है, बट मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ थ्रेड, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये है पेरीमीटर, और ये किसकी वैल्यू है, ये है 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दिस मच मीटर। तो सपोज n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 2 पाई 0.7 मीटर डिस्टेंस, ओके, ये कवर होती है 1 रिवॉल्यूशन में, ओके, 1 राउंड में पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर हो रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 176 मीटर डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन में कवर होगी। तो मीन्स यही वो n है जो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो n की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 176 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू ओपन कर रही हूँ। तो पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, राइट। तो ये हो गया 26। तो 7, ये 7 से कैंसिल हो गया, ओके। तो इसको हम कर लेते हैं 2 से कैंसिल, ओके। अगेन ये 2 4 जा 88, okay, then it is 40. It means total number of revolutions are 40. तो means one राउंड में ये कवर कर रहा है इतनी डिस्टेंस, ओके। सो 40 राउंड में ये कवर कर लेगा पूरी डिस्टेंस। तो आप इस लॉजिक से सॉल्व करिए, बिकॉज अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला समझने के लिए उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो वैसे ही इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इसके जस्ट बेसिक पे चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्राइंगल ABC सच दैट AB, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, इज 4 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों सिमिलर हैं, इट मीन्स इन दोनों की साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ओके। तो AB इज 3 and EF is, नहीं सॉरी, AB is 3 and DF is क्वेश्चन मार्क। ये हमें, ये इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम DE रहने देंगे, and BC is 2, EF is 4, AC is 2.5 and DF we have to find out। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये दो पेयर लेंगे। अभी हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो हम यहाँ से DE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ DE विल बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 6। सो DE की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें DF फाइंड करना है, तो अब हम इन दोनों का पेयर ले रहे हैं, इसका और इसका पेयर सॉल्व करेंगे। 2/4 इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय DF। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, सो वैल्यू ऑफ DF इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो इट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आया 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो अब हम ये सारी साइड्स ऐड कर लेंगे, सो इट इज 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, in figure if DE parallels to BC and AD is 3 centimeter and BD is 4 centimeter and BC is 14 centimeter, then DE equals to, तो हमें ये DE की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में और आएगा, अगर DE और BC दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग सकती है, ओके, आपके दिमाग में आएगा। बट देखिए यहाँ पे थेल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम उनकी साइड्स
का रेशियो इक्वल लेते हैं। तो अगर ये गिवन है, ये गिवन है, और एक और ये ए भी गिवन होता तो हम ईसी फाइंड कर सकते थे, या ईसी गिवन है तो हम ए फाइंड कर सकते थे, एसी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीपीटी नहीं यूज होगी। ओके, तो बीपी का यहाँ पे यूज करना ही नहीं है थेस थ्योरम का। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसे सॉल्व करने का, वो है ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये सिमिलर देखते हैं कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल ADE and triangle ABC, angle A is common. Okay, so angle A equals to angle A, ये है कॉमन एंगल। एंड और हम क्या ले सकते हैं, this parallel to this, so this angle equals to this angle. Suppose this is angle 1, this is angle 2, so angle 1 equals to angle 2. तो ये कौन से एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। ओके, विथ ए। ओके, सो दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स हो जाएंगे, तो ये दोनों अब सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या लेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो हम लेंगे। सो इन ट्राइंगल ADE, ओके, AD छोटे वाले की बात करो, इन ट्राइंगल ADE and in triangle ABC, so AD upon AB, AD upon AB, ओके, तो इस ट्राइंगल की ये साइड बड़े वाले ट्राइंगल की इस साइड के रेशियो में, ओके, डिवाइडेड बाय दिस साइड, ये इक्वल होगी DE अपॉन BC। ओके, तो दोनों इस तरीके से सिमिलर हैं, इसका साइड अपॉन इसका साइड, एंड इस ट्राइंगल का ये साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का ये साइड। तो अब हमें डी ही फाइंड करना था, तो ये आ गया है। तो AD क्या है, AD 3 है, एंड AB इज 7, एंड D तो हमें फाइंड करना है, एंड BC इज 14। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DE मल्टीप्लाई बाय 7, 14 multiply by 3, so value of DE is 14 multiply by 3 by 7, so 7 2s are 14, 3 2s are 6, so option B is correct. Question number 18, if 410b 410 बीटा इक्वल्स टू 3, ओके, तो हम यहाँ से 10 बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3/4। ओके, तो अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और एक छोटी सी ट्रिक है वो आप यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व तो होगा लेकिन टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे 10b की वैल्यू दी है और इस एक्सप्रेशन में sin b और cos b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो या तो आप ये करेंगे कि एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, फिर उसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, फिर थर्ड साइड निकालेंगे, फिर रखेंगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर हमें 10 बीटा की वैल्यू दी है, तो हम ये सारी वैल्यूज को भी 10 बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं, ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है, ओके, तो अगर मैं न्यूमरेटर को cos बीटा से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी cos बीटा से डिवाइड कर दूं, सी मैं ये खुद से डाल रही हूँ cos बीटा डिवाइड करने के लिए, तो अगर मैं ऊपर लिख रही हूँ तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे उससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट ना करें, डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैं कर सकती हूँ। तो अगर मैं, तो इसको न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने इसको cos बीटा से डिवाइड किया है, ओके, तो ये पूरा न्यूमरेटर है, ओके, ये पूरा न्यूमरेटर है, डोंट गेट कंफ्यूज।
साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा, राइट। तो अब देखिए ये क्या बना, ये क्या बना है, ये 10 बीटा है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 10 बीटा, और ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसकी जगह क्या आएगा 1 एंड 1। सो देखिए अब ये प्रॉब्लम कितनी इजी हो गई है। मीन्स मुझे लिखना है 4 10 बीटा माइनस 3 इंटू 1 एंड 4 10 बीटा प्लस 3 इंटू 1। सो 10 बीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 into 3/4 plus 3. So 4 cancel out, 4 cancel out, right? तो क्या बचा 3 minus 3, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, 3 minus 3 upon 3 plus 3, ओके। तो 3 minus 3 तो 0 आ गया, और नीचे क्या है 6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 ही आएगा पूरा एक्सप्रेशन, तो 0 इज करेक्ट। Now question number 19. One equation of a pair of dependent linear equation is this. Okay, dependent linear equation is this. The second equation can be. तो यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे, ओके। तो लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मीन्स जो दूसरी इक्वेशन होगी, जो दूसरा जो इसका पेयर है, जो दूसरी लाइन है, वो क्या कर रही होगी, इसे कोइंसाइड, ओके, मतलब ये उसे ओवरलैप कर रही होगी। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम सारे ऑप्शंस में एक बार हम चेक करेंगे, ओके। सारे ऑप्शंस में एक बार आपको चेक करना है कि जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है कोइंसाइड की है, वो ट्रू होनी चाहिए, वो फुलफिल करनी चाहिए, ओके। तो ये वो कंडीशन है। तो लेट्स सी ये इनमें से किसके लिए ट्रू होती है। तो ये क्या है, A1 B1 C1, दिस इज A1 B1 C1, A1 B1 C1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो C1 है तो C1 होगा 4, ओके, क्योंकि ये 4 मैं इस साइड रखूंगी तो ये +4 हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 लिया है। और बाकी सारे एक्सप्रेशन में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है, बस इसमें नहीं है। तो पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी, फिर C1 की वैल्यू लिखूंगी। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो ये पॉजिटिव हो गया है, राइट। हाँ, तो अब हम ये देख लेते हैं किसके लिए ट्रू है। तो ये है आपका A2 B2 और C2 क्या होगा, इसको माइनस कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये जो 2 है ये इस साइड आ गया तो ये माइनस हो गया, तो C2 इज -2, राइट। सो A1 अपॉन A2, तो मैं पहले के लिए चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 10 अपॉन -5 इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 इक्वल्स टू 4 अपॉन -2। तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा आपका -2, ये +2, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन नो। नाउ फॉर बी, -10 अपॉन -5 इक्वल्स टू -14 अपॉन 7 इक्वल्स टू +4 अपॉन -2, ओके। तो ये +2 एंड दिस इज -2, तो ये तो यहीं पर रॉन्ग हो गया है, तो इसे भी आप छोड़ दीजिए, बी ऑप्शन। सी इज -10 अपॉन -5 इक्वल्स टू +14 अपॉन 7 इक्वल्स टू 4 अपॉन -2, ओके। तो ये आया 2, ये आया 2, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है। और ये -2 हो गया, नहीं तो ये भी, ये नहीं होना चाहिए था, इसको भी 2 होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अब बचा क्या,
तो तीनों गलत है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 10/-5 -14/7 and +4/-2. So -2, -2, -2 all are equal. Okay, so D option is correct. तो आपको D पे मार्क करना है, राइट। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? Okay, so जो टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स के कितने लेटर्स हैं? 26, राइट। और हमें क्या लिखना है? मैथमेटिक्स, राइट। तो सारे अल्फाबेट्स में से हमें मैथमेटिक्स लिखना है, या आप ऐसे सोच सकते हैं, हमारे पास जो 3D फॉर्म में अल्फाबेट्स मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, वो पढ़े हैं हमारे पास, तो हमें मैथमेटिक्स लिखना है, राइट। तो हम यहाँ पे M को चूज करेंगे, राइट। ए को लिखेंगे, ए को चूज करेंगे, T को करेंगे, H को करेंगे, MATH, ओके। E को भी कर लेंगे हम, ओके। अब फिर से M आ रहा है, तो M रिपीट हो रहा है, बट हमने ऑलरेडी M ले चुके हैं, तो इसको हम फिर से नहीं लेंगे। ए भी हम ले चुके हैं, तो इसको भी नहीं लेंगे। टी भी हम ले चुके हैं, इसे नहीं लेंगे। आई नहीं लिया है हमने, आई चूज नहीं किया है। सी नहीं किया है, एस नहीं किया है। तो काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स, ये टोटल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स आर 8। So probability will be favorable outcomes divided by total outcomes. So इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, 4/30. So option A is correct. Okay. तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मैंने लिए हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को भी पहले खुद से करना है, देन ये वीडियो देखिएगा। तो होप ये इस वीडियो में आपके बेसिक्स भी क्लियर हुए होंगे। के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसे आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो अभी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।